थाईलैंड की एक बहुत ही डरावनी जेल ऐसी जगह पर बनी हुई थी जहां से कोई भी इंसान चाहकर भी कभी भाग नहीं सकता था, क्योंकि ये जगह आबादी से हजारों किलोमीटर दूर और एक भयानक जंगल के बीचों बीच थी। इसलिए यहाँ के कैदियों को बेरहमी से सताया जाने के बाद भी वो कभी भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करें तो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाएगी। तो कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शहर से, जहाँ हम एक ट्रेन को चलते हुए देखते हैं। इस ट्रेन में करीब 80,000 कैदियों को एक जेल में ले जाया जा रहा था। ये सारे कैदी भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे समय से ना खाना दिया गया था और ना ही पानी। इसीलिए रास्ते में ही कई कैदियों की मौत भूख और प्यास से हो रही थी। कुछ हजार किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सभी कैदियों को एक जंगल के बीच से गुजरती हुई सड़क के रास्ते ले जाया जा रहा था। कुछ घंटों के बाद वो आखिरकार उस जेल तक पहुंच गए, वही जगह जिसके लिए उन्हें इतना लंबा और दर्दनाक सफर तय करना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचकर कैदियों ने देखा कि ये कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि ये तो एक छोड़ी हुई रेल लाइन थी, जहां दिन भर उनसे रेल लाइन बिछाने और मरम्मत का काम करवाया जाता था। असल में यहाँ के ऑफिसर थाईलैंड से बर्मा तक एक लंबी रेल लाइन बना रहे थे और इसके लिए वे इन्हीं कैदियों का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पूरी रेल लाइन की लंबाई करीब 400 किलोमीटर थी, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कैदियों को सुबह बहुत जल्दी उठाया जाता और सीधे इस काम में लगा दिया जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई खाना नहीं दिया जाता। इसके अलावा अगर कोई काम करते करते थकर थोड़ी देर बैठ जाता तो ऑफिसर उस पर बेरहमी से अत्याचार करते। इस तरह दिन भर की इस कड़ी मेहनत में कई कैदी तो काम करते करते ही मर जाते थे, और भले ही वे भागना चाहें, यहाँ से किसी भी तरह भागना नामुमकिन था, क्योंकि यह जेल इतनी दूर थी कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। तो यहाँ पहुंचकर ये सब देखकर कैदी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब हम कई सालों बाद की घटना देखते हैं। समय 1980 का है। यहाँ हम एक वेटरन्स क्लब देखते हैं, जहाँ कई मेडल और ट्रॉफी दिखाई दे रही थी। वेटरन्स क्लब वास्तव में ऐसा क्लब होता है जो पूर्व आर्मी सोल्जर्स के लिए बनाया जाता है। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने कभी देश के लिए युद्ध किया था, लेकिन अब वे रिटायर हैं। यानी इस क्लब के जितने भी मेंबर हैं वे सभी एक समय में युद्ध कर चुके थे। यहाँ हम एरिक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह भी एक पूर्व सोल्जर था और अब इस क्लब का मेंबर है। लेकिन एरिक बाकी सोल्जर्स से थोड़ा अलग था, क्योंकि वह लगभग रोज इस क्लब आता और एक पेपर में एक खास ट्रेन का टाइम टेबल देखता। हालांकि एरिक का यह रोज का काम देखकर सभी हैरान होते थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि एरिक ऐसा क्यों करता है। कई लोग सोचते थे कि शायद एरिक के दिमाग में कुछ समस्या हो गई है, लेकिन एरिक पर इससे कोई असर नहीं पड़ता था। एरिक हर सुबह उस ट्रेन का टाइम टेबल चेक करता, फिर उस ट्रेन में चढ़ जाता और फिर वहीं से वापस उसी स्टेशन पर आ जाता। इस तरह वह उस ट्रेन में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक घूमता रहता। हालांकि यह उसका कोई काम नहीं था, फिर भी बिना किसी कारण के वह हर दिन यही काम करता। असल में एरिक द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत अच्छा सोल्जर था, लेकिन युद्ध के कई साल बीत जाने के बाद भी एरिक अब भी उन सभी यादों को पकड़कर रखा हुआ था। एरिक ने अपना पूरा जीवन युद्ध और देश के लिए बिताया था। उसने शादी तक नहीं की थी और उसकी फैमिली जैसी कोई भी दुनिया में मौजूद नहीं थी, इसलिए वह मुख्यतः खुद को व्यस्त रखने के लिए यह काम हर दिन करता रहता था। लेकिन आज एरिक गलती से एक गलत ट्रेन में चढ़ गया था। तो वह ट्रेन में पेट्री नाम की एक लड़की के सामने जाकर बैठता, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। वे दोनों यहाँ बहुत ही सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। बात करने के दौरान पेट्री को पता चलता कि एरिक जिस ट्रेन में चढ़ना चाहता था वह ट्रेन वह मिस कर चुका है, क्योंकि उसके पास ट्रेन का पुराना शेड्यूल है। यह सुनकर पेट्री उसे एक नया शेड्यूल देती, जिसमें वर्तमान ट्रेन का सही टाइम टेबल लिखा होता। एरिक बहुत खुश होता। इसके बाद वह पेट्री से जानता है कि पेट्री कनाडा की एक नर्स थी और वह उससे लगभग 17 साल छोटी थी। फिर वे अपने अपने शहरों के बारे में कई बातें करते हैं और बातों बातों में एरिक को पेट्री काफी पसंद आने लगती है। तो कहानी के एक पड़ाव में एरिक को पता चलता है कि अगले हफ्ते पेट्री स्कॉटलैंड से फिर इस शहर आएगी। यह जानकर वह बहुत खुश हो जाता है। फिर देखते देखते पेट्री के स्कॉटलैंड जाने का दिन आ जाता है और एरिक उस दिन सुबह से ही उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह पेट्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। जब स्कॉटलैंड की ट्रेन आने का समय आता है, एरिक जल्दी से ट्रेन के सामने पहुंच जाता है और सोचता है कि वह भी अभी अभी एक ट्रेन से उतरा है। उसी समय उसकी मुलाकात पेट्री से हो जाती है। एरिक तब उसे कहता है कि निश्चित रूप से उनके बीच कोई ना कोई मेल है, वरना वे फिर से क्यों मिलेंगे। पेट्री मुस्कुराती है। एरिक तब पेट्री का दोस्त बनना चाहता है और आज उसे अपने घर पर इनवाइट करता है। पेट्री इसके लिए राजी हो जाती है और उसके घर चली जाती है। वहाँ एरिक अपने हाथों से पेट्री के लिए खाना बनाता है और वे दोनों खूब बातें करते हैं। दरअसल उनके बीच एक बात कॉमन थी, वे दोनों सिंगल थे
और उनकी फैमिली नाम की कोई भी नहीं थी। इसलिए थोड़े ही समय में वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ काफी समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे वे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर देखते देखते करीब 3 साल का समय बीत जाता है। समय 1983 का था। लगभग 3 साल की जान पहचान के बाद पेट्री और एरिक शादी कर लेते हैं। हनीमून पर जाने के बाद एक सुबह जब एरिक सो रहा था, अचानक उसे लगता है कि एक जापानी सोल्जियर उसके पास आया है और उसे अरेस्ट करके ले जा रहा है। धीरे धीरे वह सोल्जियर उसे एक बहुत ही डरावनी जगह के सामने ले जाता है। वह जगह देखकर एरिक डर के मारे ठिठक जाता है। वह किसी तरह भी उस जगह के अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पीछे कुछ और सोल्जियर्स आकर उसे खींचकर एक अंधेरी कमरे में ले जाते हैं। यहाँ एरिक अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि एरिक यह सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। वास्तव में वह सचमुच जमीन पर पड़ा हुआ चीख रहा था। एरिक की चीख सुनकर पेट्री वहां पहुंच जाती है और पेट्री पहली बार एरिक को इतना डरा हुआ देखती है। और उस दिन के बाद से एरिक काफी चुपचाप हो गया। वह ज्यादातर समय अकेले समंदर के किनारे जाकर खड़ा रहता। इसी बीच पेट्री समझ नहीं पाती थी कि अचानक एरिक के साथ क्या हो गया, वह खुद को इस तरह अकेला क्यों कर रहा है। अब हम अतीत के कुछ सीन देखते हैं। समय द्वितीय विश्व युद्ध का था। एरिक और कुछ और सोल्जर्स सिंगापुर के एक बेस पर काम कर रहे थे और अपने देश इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे। उस समय इंग्लैंड और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। एरिक और उसके साथियों का काम रेडियो फैसिलिटी की सप्लाई देना था। तो एक दिन जब एरिक अपने साथियों के साथ काम में व्यस्त था, ठीक उसी समय उनके बेस में उनकी टीम का लीडर आया। लीडर उदास मन से सभी से कहता है कि हमारा देश जापान के हाथों हार गया है। सभी सोल्जर्स पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, अब हमें भी सरेंडर करना होगा। यह सुनकर सभी सोल्जर्स का मन बहुत उदास हो गया। वे अपने हार को कभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनके टीम लीडर ने तब उन्हें सब कुछ छोड़कर बाहर आने के लिए कहा। लेकिन एरिक के लिए इस रेडियो बेस को छोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके एक सोल्जर बनने की कड़ी मेहनत की थी। उसकी ख्वाहिश थी कि वह अपने देश को जीत दिलाए, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हो पाया था। इसके बाद देखा जाता है कि उस रेडियो बेस से एक एक करके सभी सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं और वे सभी जापान के सामने सरेंडर कर देते हैं। जापानी सोल्जर्स उनके सामने इंग्लैंड का झंडा उतार कर वहां जापान का झंडा लगा देते हैं, जो सभी के लिए बहुत दर्दनाक था। इसके बाद जापानी सोल्जर्स लगभग 80,000 इंग्लैंड के सोल्जर्स को उसी दिन बंदी बना लेते हैं और उन्हें कैदी बना देते हैं। पहले वे सभी इंग्लैंड के कैदियों को इकट्ठा करके एक रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं। फिर उन्हें जबरदस्ती उस ट्रेन में चढ़ा देते हैं और उस ट्रेन के जरिए उन्हें सीधे थाईलैंड के एक स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उनके लिए खास कैदी का स्थान बनाया गया था। अब हम वर्तमान में फिर से एरिक को देखते हैं। एरिक को अक्सर उस युद्ध की कहताड़ना की यादें याद आती रहती थीं, इसलिए वह ज्यादातर समय बहुत डिप्रेस्ड रहता। उसने खुद को पेट्री से काफी दूर कर लिया था और एरिक में हुए इस बदलाव को पेट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि एरिक के साथ क्या हुआ। फिर एक दिन जब एरिक बाहर जाता है, पेट्री एरिक के स्टडी रूम में आती है। वहां एरिक की कई चीजें रखी थीं। वहां एरिक की एक हिस्टोरिकल बुक थी, जिसमें एक बहुत ही कहतारनक जेल के बारे में बताया गया था। यह सब देखकर पेट्री को पता चलता है कि एरिक को द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की जेल में ले जाया गया था। वहां उस पर कई तरह के अत्याचार किए गए थे और यह सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि उसके सभी साथियों पर भी किया गया था। उन पर इतना टॉर्चर किया गया कि वह ट्रामा से आज तक पूरी तरह नहीं उबर पाए थे। यह सब देखकर पेट्री को समझ में आता है कि एरिक अब भी इन सभी घटनाओं को लेकर शायद ट्रॉमेटाइज्ड है। अगले दिन पेट्री के घर एक टैक्स ऑफिसर आता है। वह उन्हें एक बिल का कागज देने आया था, लेकिन जब एरिक उसे देखता है तो अचानक उसके हॉलुसिनेशन शुरू हो जाते हैं। वह उस टैक्स ऑफिसर को जापानी सोल्जर समझने लगता है और एक कट्टर लेकर उस ऑफिसर पर हमला करने वाला था। पेट्री बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे रोक नहीं पा रही थी। इसके चलते उस दिन एरिक को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन बाद में उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे छोड़ दिया गया। असल में एरिक दिन ब दिन अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा था और इस कारण पेट्री बहुत चिंता में पड़ गई। एक दिन एरिक फिर बिना कुछ कहे अकेले समंदर के किनारे चला आता है। पेट्री बार बार पीछे से उससे पूछती रहती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन एरिक उसे एक शब्द भी नहीं बोलता। उस दिन पेट्री कोई और तरीका न देखकर सीधे फिल्ली नाम के एक आदमी के पास चली जाती है और यह फिल्ली एरिक का दोस्त था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वे दोनों सोल्जर्स थे। पेट्री रोते रोते फिल्ली से कहती है कि एरिक धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो रहा है। उसने उससे बार बार खुलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन एरिक अपने साथ कोई भी बात साझा नहीं कर रहा। इसलिए वह आज फिल्ली के पास आई है, यह जानने के लिए कि उसके पति के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वह इस तरह बदल रहा है। लेकिन फिल्ली उससे कहता है कि चूंकि एरिक तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे भी कहना ठीक नहीं होगा। एरिक शायद सब कुछ बताकर तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। लेकिन पेट्री तब रोते रोते उससे विनती करती है और कहती है कि अगर अब वह सब कुछ नहीं जानेगी तो शायद वह अपने पति को समझ नहीं पाएगी। इस तरह शायद उसका पति भी उसे भूल जाएगा। इसलिए एरिक को ठीक करने के लिए भी उसे सब कुछ जानना होगा।
ये सब सुनकर फिल्ली तब उसे सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है। अब घटना फिर से अतीत में चली जाती है। उस दिन सरेंडर के बाद उन्हें जिस ट्रेन में चढ़ाया गया था उसी ट्रेन से उन्हें सीधे थाईलैंड ले जाया गया। वहां पहुंचते पहुंचते पूरी रात हो चुकी थी। हर सोल्जियर ट्रेन के अंदर बहुत ही डर और दहशत की स्थिति में था। उन्हें बहुत भूख और प्यास लगी थी, क्योंकि पूरे दिन उन्हें खाना तो दूर की बात, एक बूंद पानी तक नहीं दिया गया था। इसलिए हर सोल्जियर बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन इससे जापानी सोल्जियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे 80,000 सोल्जियर्स को लेकर उन्हें पैदल जंगल के बीच से ले जा रहे थे, क्योंकि उसी जंगल के बीच में जापानी का प्रिजन कैंप था। तो एरिक और उसके साथी जंगल के रास्ते काफी दूरी तय करने के बाद एक जगह रुकते हैं और वहां वे और भी कई इंग्लैंड के सोल्जियर्स को देखते हैं जिन्हें पहले पकड़ लिया गया था। ये सभी आधी रात के बावजूद यहाँ रेल लाइन ठीक करने का काम कर रहे थे। अब उन्हें मजदूर की तरह काम कराया जा रहा था। यहाँ पहुंचते ही सभी सोल्जर्स को एहसास हो जाता है कि इस जगह पर सोल्जर्स को दिन भर काम करवाया जाता है, सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे लगातार, और उन्हें ठीक से खाना पानी भी नहीं दिया जाता। यहाँ के हर सोल्जियर इतने कमजोर हो चुके थे कि वे ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे और कई लोग अपनी आंखों के सामने ही थक हार कर मर जाते थे। इतना खतरनाक दृश्य देखकर एरिक को बहुत दुख होता है। अगले दिन सुबह जब वे उस कैदी कैंप में पहुंचते हैं तो जापानी सोल्जर एरिक समेत कुछ और सोल्जर्स को चुनते हैं। फिर उन्हें एक लाइन में खड़ा करके बताते हैं कि अब उन्हें यहाँ की रेल लाइन के काम के लिए चुना गया है। उनमें से एरिक और फिनली इंजीनियर थे, जिन्हें मशीनों और इंजनों के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। इसलिए किस्मत से उन्हें कैंप के अंदर ही काम दिया गया, जहाँ उनका काम था खराब इंजनों को ठीक करना। उस रात जब सभी कैदी कैंप में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे तो उनमें से एक कैदी कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग हमें इतनी आसानी से छोड़ देंगे। अगर हम इनके कहे अनुसार काम करते रहे तो वैसे ही मर जाएंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। यह सब सुनकर एरिक यहाँ उन्हें बताता है कि जब उन्हें ट्रेन से थाईलैंड लाया जा रहा था उस समय उसने पूरे रास्ते का एक मैप तैयार किया था ताकि बाद में उसे ये रास्ते याद रहें। लेकिन मैप बनाते समय उसने समझा कि इंग्लैंड से उनका यह प्रिजन कैंप कितना दूर है, इसलिए अगर वे किसी तरह कैंप से भाग भी जाएं तो इंग्लैंड अभी भी बहुत दूर होगा और वहां पहुंचते पहुंचते वे फिर से पकड़ लिए जाएंगे। इसके अलावा उस समय इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था। अगर वे किसी तरह इंग्लैंड पहुंच भी जाए और इंग्लैंड जर्मनी के हाथों हार जाए तो उन्हें फिर से पकड़ लिया जाएगा, तब उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए जब तक इंग्लैंड उनके देश के लोगों के कब्जे में नहीं आता तब तक अपने देश लौटना भी एक व्यर्थ काम है। अब एरिक यहाँ सभी को और भी बताता है कि उसने पूरे मैप का कैलकुलेशन करके समझ लिया है कि यह जेल थाईलैंड के किसी बहुत ही दूरस्थ और खाली स्थान पर स्थित है और यहाँ जो रेल लाइन बनाई जा रही है उसकी लंबाई 415 किलोमीटर है, जो थाईलैंड से सीधे बर्मा तक जाती है। यह रेल लाइन कभी ब्रिटिशों ने बनवाने की कोशिश की थी। उन्होंने काम भी शुरू किया था, लेकिन बीच में ही इसे रोक दिया क्योंकि उन्हें पता चला कि यह काम बहुत ही जोखिम भरा है, इससे कई लोगों की जान जा सकती थी। इसका मुख्य कारण यह था कि पूरी रेल लाइन को पहाड़ों की मुश्किल राहों पर बनाया जाना था और वहां काम करते समय किसी भी आदमी की मौत हो सकती थी। यह बात पक्की थी, इसलिए भले ही ब्रिटिशों ने काम बंद कर दिया था, अब जापानी लोग मौका देखकर वही काम करवाना चाहते थे, कैदियों की जान की परवाह किए बिना। जितने लोग मरेंगे उनके लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन सब पर बातचीत करने के बाद फिल्ली ने कहा कि अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, उन्हें शांत दिमाग से यहाँ से भागने की पूरी प्लान बनानी होगी। फिल्ली ने फिर एरिक से कहा कि आसपास पड़े खाली सामान से एक रेडियो बना दे, क्योंकि रेडियो अब उनके पास सिर्फ जरिया था जिसके जरिए से वे अपने देश की खबरें पा सकते थे और हालात के अनुसार फैसला ले सकते थे कि भागने के लिए कब और क्या करना होगा। सभी ने फिल्ली की बात से सहमति दी और एरिक भी रेडियो बनाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उस काम में उसकी खास इन्फॉर्मेशन थी। अगले दिन सुबह एरिक रेडियो बनाने के काम में जुट जाता है। रेडियो बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वह एरिक धीरे धीरे जापानी सैनिकों की विभिन्न गाड़ियों, उपकरणों और आसपास पड़े खाली सामान से चोरी छिपे इकट्ठा करता था। उसके साथी भी उसे अलग अलग चीजें इकट्ठा करने में मदद कर रहे थे। बहुत ही कम समय में एरिक सारे डिवाइस तैयार कर देता है और सभी की मेहनत के बाद वे एक रेडियो बना पाते हैं। रेडियो तो किसी तरह वे बना ही लेते हैं, लेकिन अब उन्हें सिग्नल पकड़ना था, जो कि पाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके बाद एरिक और उसके साथियों को रेल लाइन के काम पर भेजा जाता है, जहां कई कैदी कठिन परिश्रम कर रहे थे। वहां पहुंचते ही एरिक की नजर मायर नाम के एक आदमी पर पड़ती है। मायर बहुत ही थका और भूखा लग रहा था। एरिक तब उसके पास जाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मायर इतनी ज्यादा थकान में था कि उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं थी। फिर भी टॉर्चर के डर से वह काम करता रहता था। एरिक के पास भी मायर की मदद करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह सिर्फ उसे सांत्वना देकर वापस आ जाता है। रात के समय जब सभी सो जाते हैं, एरिक उस दिन रेल लाइन पर घूम घूम कर देखे गए रास्तों को अपने मैप में ड्रॉ करता है। इसी बीच वह इस मैप को एक बांस की पाइप के अंदर रख देता है ताकि यह किसी भी हाल में जापानी सैनिकों के हाथ न लगे। जब सोल्जर्स अपने काम में व्यस्त होते तब एरिक, फिल्ली और उनके साथी छिप छिपाकर रेडियो पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करते और आज भी वे यही कर रहे थे। वे वहां छुपकर किसी गाड़ी की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे थे। शुरुआत में रेडियो पर सिग्नल बिल्कुल
बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन एरिक और फिल्ली की कई कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें रेडियो पर सिग्नल पकड़ने में सफलता मिलती है। इससे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रेडियो पर एक इंग्लिश चैनल चालू होता है जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका भी अब युद्ध में उतर आया है और इंग्लैंड के पक्ष में खड़ा है। इससे संभावना है कि इंग्लैंड फिर से अपने नियंत्रण में लौट आए। ये खबर सुनकर एरिक और फिल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। उनके मन में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ इंतजार करना है और इस भयानक कैद खाने में बचे रहना है, और ऐसा करके वे एक दिन निश्चित ही इस जगह से आजादी पाएंगे। एरिक तब दौड़कर अपने बाकी साथियों के पास जाता है। वह एक एक करके उन्हें यह खबर देता है। इसके बाद एरिक की फिर से मायर नाम के आदमी से मुलाकात होती है। एरिक तब मायर को हिम्मत देने के लिए कहता है कि भले ही उनका देश हार गया है, लेकिन अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। उसने खबर सुनी है कि अमेरिका इंग्लैंड के पक्ष में खड़ा है, जिससे उनका देश शायद फिर से आजाद हो जाएगा और उनका भी बचाव होगा। इसलिए एरिक मायर से कहता है कि किसी भी हाल में यहाँ बचे रहें। एरिक से यह खबर सुनकर मायर अपने साथियों को भी बताता है, जिससे सभी के बीच एक अलग तरह का भरोसा पैदा हो जाता है। उस दिन के बाद से देखा गया कि हर दिन आधी रात को एरिक और फिल्ली उस गाड़ी के पास आते और वे अपने रेडियो पर सिग्नल चालू करके खबरें सुनते, और जो कुछ भी वे रेडियो से जान पाते वह बाद में अपने साथियों को बताते। इस तरह उनके दिन अच्छे ढंग से बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक देखा गया कि एक जापानी सोल्जियर एरिक पर ध्यान देना शुरू कर देता है। उसे एरिक पर थोड़ा शक हुआ था, इसलिए वह सोल्जियर मेन ऑफिसर को यह बात बताता है। इसके बाद कैंप के अंदर एक टीम आती है और पूरे कैंप में खोज शुरू कर देती है, ये देखने के लिए कि क्या कैंप के अंदर कोई छुपा हुआ सामान है। एरिक किसी तरह सभी की निगाहों से बचते हुए उस पाइप के पास पहुंचता जहां उसने अपना मैप छुपा रखा था। लेकिन तभी देखा गया कि सोल्जियर एरिक द्वारा बनाई गई रेडियो को खोज लेते हैं। वे सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि जिन्होंने यह रेडियो बनाई है वे तुरंत उनके सामने आए, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल चुका है कि यह काम किसने किया। सोल्जियर की यह बात सुनकर एरिक और उसके साथी डर जाते हैं, लेकिन फिर भी चारों मिलकर आगे बढ़ते हैं, एरिक, फिल्ली और उनके दो और दोस्त, क्योंकि ये चारों लगभग इंजीनियरिंग का काम जानते थे। इसके बाद ऑफिसर उन चारों से कहता है कि उन्हें इस टीम के लीडर के बारे में बताना होगा, लेकिन कोई भी डर के कारण कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐसे समय में वह ऑफिसर उनमें से किसी एक को मारना शुरू कर देता है। यह देखकर एरिक को बुरा लग रहा था, इसलिए एरिक तब कहता है कि सारा प्लान उसका ही था, उसने रेडियो खुद बनाया है, बाकी किसी की कोई गलती नहीं है। इसके बाद सोल्जियर बाकी तीनों को छोड़कर एरिक पर जबरदस्त मार शुरू कर देते हैं। उस ऑफिसर ने एरिक को इतना टॉर्चर किया कि उसकी चीख सुनकर सभी कैदियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन देखने के अलावा उनके पास और कुछ करने को नहीं था। फिर वह ऑफिसर एरिक को मारते मारते पूरी तरह से खून बहने वाला बना देता है। एरिक वहीं बेहोश हो जाता है। उस रात देखा गया कि उसके साथी उसे इलाज देने की कोशिश कर रहे थे। एरिक का हाथ पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए फिल्ली एक बस के टुकड़े की मदद से उसका हाथ बांध देता है। लेकिन फिल्ली को खुद बहुत अपराधी महसूस हो रहा था, क्योंकि रेडियो बनाने का आइडिया तो उसने ही दिया था। फिर भी आज एरिक को अकेले सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन इन सब के बाद भी एरिक पर टॉर्चर खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सुबह देखा गया कि कैंप में एक जापानी सोल्जियर आता है जिसका नाम नागास्ते था। नागास्ते एरिक और उसके साथियों से कहता है कि एरिक को अब उसके साथ हेडक्वार्टर जाना होगा, क्योंकि उनके मेन ऑफिसर उससे कुछ पूछताछ करेंगे। लेकिन एरिक के पास वहां बैठने की ताकत भी नहीं थी। फिर नागास्ते एरिक को बताता है कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और इसलिए अब उसे लगातार मौत का दर्द सहना पड़ेगा। लेकिन अगर एरिक सभी सच बातें बता देता तो शायद उसकी सजा कुछ कम हो सकती थी। असल में जापानी सोल्जियर सोच रहे थे कि एरिक ने यह रेडियो इसलिए बनाया है ताकि इस जगह की सारी इंफॉर्मेशन वे अपने देश के सोल्जियर्स तक भेज सकें, यानी वे शायद यहाँ इंग्लैंड के जासूस की तरह काम कर रहे हैं। इसके बाद एरिक को कैंप से बाहर ले जाया जाता है। वहां नागास्ते एरिक के दोनों हाथों को अपनी गाड़ी से मजबूती से बांध देता है। फिर वे तेज गति से गाड़ी चलाने लगते हैं। इसके कारण एरिक को वहां दौड़ना पड़ता है, और चूंकि कल उसके दोनों हाथ पूरी तरह टूट चुके थे, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ अब तुरंत ही टूटकर अलग हो जाएंगे और उसे मौत जैसा दर्द हो रहा था। इस तरह काफी रास्ता तय करने के बाद एरिक को उस हेडक्वार्टर में लाया जाता है। यहाँ देखा गया कि यही वही अंधेरे कमरे का होना है जिसे एरिक बार बार अपने सपनों में देखता है। एरिक को तब उस कमरे के अंदर ले जाया जाता है। वहां नागास्ते और सिर्फ मेन ऑफिसर मौजूद थे। फिर वह ऑफिसर एरिक से पूछता है कि कल ही हमने एक मैप खोजा है और हमने जान लिया कि इसे तुमने बनाया है। इससे साबित हो जाता है कि तुम हमारे इस जगह की इंफॉर्मेशन भेजना चाहते थे। अब हमें अच्छे से बताओ कि तुम्हारा असली प्लान क्या था और तुम्हारा किन किन से कांटेक्ट था। तुम यह मैप ड्रॉ करके किन लोगों तक भेजना चाहते थे। असल में जापानी सोल्जियर सोच रहे थे कि एरिक ने यह मैप बनाकर इंफॉर्मेशन कहीं भेजने की कोशिश की होगी, इसलिए वे
बार बार एरिक से इस बारे में सवाल कर रहे थे, लेकिन एरिक तब उनसे कहता है, ठीक है, आप लोग एक बार अपने आप से सवाल करके देखिए जो आप कह रहे हैं, क्या वह संभव है? मैंने तो सिर्फ एक रेडियो बनाया था ताकि हम अपने देश की कुछ खबरें पा सकें, उसके अलावा और कुछ नहीं। क्या मैं एक रेडियो के जरिए कोई मैप कहीं पहुंचाने में सक्षम हूं? और हमारा यह जेल तो हमारे देश से बहुत दूर है, इतना दूर कि यहाँ से भागना संभव ही नहीं है, तो मैं ऐसा कैसे करूंगा? फिर भी ऑफिसर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वह फिर से जोर देकर पूछता है, जल्दी बता, हमारी ये इन्फॉर्मेशन तुम किसके पास भेजने की कोशिश कर रहा था? एरिक बार बार समझाने की कोशिश करता है, पर सोल्जर्स कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते। अंत में एरिक कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठा रहता है, जिससे ऑफिसर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद कुछ पुलिस ऑफिसर एरिक को बाहर ले जाते हैं। उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ छोटे छोटे पिंजरे थे, और इन पिंजरों में वे मुख्य रूप से कैदियों को बंद करके सजा देते थे। फिर ऑफिसर एरिक को भी एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। वहाँ ठीक से हिलने की जगह भी नहीं थी। एरिक को तब पिंजरे में कई दिन तक रखा जाता है। उसे पूरे दिन में केवल एक बार बहुत ही कम मात्रा में खाना दिया जाता था। कई बार उसे पानी पीने तक की परमिशन नहीं थी। इसके अलावा और भी कई तरह के टॉर्चर होते थे। बीच बीच में ऑफिसर उसे बाहर निकालते और टॉर्चर सेल में ले जाकर उसे बहुत दर्दनाक सताए देते और उससे बार बार वही सवाल पूछते कि वह ये इन्फॉर्मेशन किसके पास भेजना चाहता था। लेकिन एरिक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने एरिक पर टॉर्चर की ताकत बहुत बढ़ा दी। वे एरिक को एक जगह पर लिटा देते और उसके हाथ पांव बांध देते। फिर उसके मुंह में एक पाइप डालकर उसमें बहुत तेज पानी का प्रेशर भेजा जाता है। एरिक तब सांस नहीं ले पाता और मौत के दर्द में छटपटा उठता है। उसे समझ आता है कि दर्द वास्तव में कितना खतरनाक होता है। इसके बावजूद ऑफिसर उसे लगातार वही सवाल पूछते रहते। एरिक तब उन्हें जवाब देता है कि वह केवल उनके देश की खबरें जानना चाहता था, उसके अलावा उसकी कोई प्लान नहीं थी। लेकिन नागास्ते और अन्य ऑफिसर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। दूसरी ओर फिल्ली एरिक के लौटने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि एरिक को ले जाने के 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन अब तक उसे एरिक का कोई पता नहीं चला। इसलिए फिल्ली और उसके साथी एरिक के लिए बहुत चिंतित थे। इस बीच एरिक को पूरे दिन उसी पिंजरे में रखा जाता था। तेज धूप और गर्मी में उसका शरीर पूरी तरह जलता था और रात में उसे बंद रखा जाता था एक खतरनाक अंधेरे कमरे में। धीरे धीरे भूख, दर्द, टॉर्चर सबके प्रभाव में एरिक जैसे अपनी जिंदा रहने की आशा छोड़ देता है और वह हर पल मौत की घड़ियां गिनने लगता है। लेकिन एक दिन जब वह उस बांस के पिंजरे में बंद था, तभी उसने आसमान की ओर देखा और देखा कि आसमान से सैकड़ों पैराशूट नीचे उतर रहे हैं। इससे एरिक के अंदर आशा की किरण जाग उठी, क्योंकि ये पैराशूट मुख्य रूप से ब्रिटिश सोल्जर्स के थे। वे किसी न किसी तरह इस जगह के बारे में जान चुके थे, इसलिए वे पूरी तैयारी के साथ कैदियों को बचाने आए थे। ब्रिटिश सोल्जर तब तुरंत ही जापानी सोल्जर के पूरे कैंप पर कब्जा कर लेते हैं। वे चारों ओर से सभी को घेर लेते हैं और तुरंत ही उन्हें अपने कब्जे में लेकर बैंकॉक चले आते हैं। फिर ब्रिटिश सोल्जर उन जापानी सोल्जर को भी बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कैदियों पर जो भी जुल्म किए थे वह एक बड़ा अपराध था। एक ब्रिटिश सोल्जर तब उन सभी जापानी सोल्जर से कहता है कि तुमने हमारे ब्रिटिश सोल्जर पर जितने बेरहमी से जुल्म किए हैं उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तुम्हारा फैसला बैंकॉक में होगा। इसके बाद सभी जापानी सोल्जर को बैंकॉक भेजा दिया जाता है। अब हम वर्तमान समय में फिर से फिल्ली को देखते हैं, जो ये सारी घटनाएं एरिक की पत्नी को बयां कर रहा है। एरिक पर किए गए ऐसे निर्मम जुल्म की खबर सुनकर पेट्री बहुत दुखी हो जाती है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एरिक इतनी गहरी ट्रॉमा में है। फिनली तब पेट्री से कहता है, असल में उस समय हम पर जो टॉर्चर हुआ था उसे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है वे कभी भी दिल से उन यादों को मिटा नहीं सकते। आजाद होने के बाद हम सब ने बहुत कोशिश की थी कि किसी तरह उन यादों को भुला सकें, लेकिन यकीन मानो बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उन्हें भूल नहीं पाए। आज भी हर रात हम डर के मारे उठ जाते हैं। बहुत से डॉक्टर से भी इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद एरिक के साथ भी यही हो रहा है, और हो सकता है कि एरिक किसी भी तरह से तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये सब बातें सुनकर पेट्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पेट्री फिर तेजी से अपने घर लौट आती है और वह एरिक से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने की कोशिश करती है। वह उसे खुश करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती रहती है। वहाँ वह एरिक के पसंदीदा म्यूजिक को चलाकर उसके साथ डांस कर रही होती है, लेकिन तभी म्यूजिक बदलकर एक पुराना गाना बजने लगता है, जिसे सुनकर एरिक पूरी तरह बेचैन हो जाता है। वह तुरंत म्यूजिक बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। पेट्री समझ नहीं पा रही थी कि वह एरिक को कैसे फिर से सामान्य बना पाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह हर बार नाकाम हो रही थी। एक दिन शाम को जब एरिक अपने काम में व्यस्त था, तभी वहाँ फिनली आता है। फिनली एरिक को एक फोटो दिखाता है जिसमें नागास्टी नाम के उसी सोल्जर की तस्वीर होती है, वही सिपाही जिसने उन पर टॉर्चर किया था। फिनली तब एरिक से कहता है कि नागास्टी अभी भी जिंदा है और वह अब थाईलैंड के उसी स्थान पर है जहाँ कभी उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। नागास्टी अब वहाँ एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम कर रहा है, इसलिए फिनली चाहता था कि एरिक नागास्टी से बदला ले। ऐसा करने से शायद एरिक को कुछ सुकून मिल जाए। इतने सालों से वह जो तकलीफ अपने भीतर लेकर
कर जी रहा है वो शायद थोड़ी कम हो सके। एरिक के मन में भी यही इच्छा थी कि नागास्टी के साथ वही करे जो उसने उसके साथ किया था, लेकिन एरिक यहाँ फिनली से कहता है कि उसे पहले से ही पता है कि नागास्टी अब भी जिंदा है। फिर भी उसमें बदला लेने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसने जाना था कि नागास्टी का अब एक फैमिली है जिसमें उसकी पत्नी और बच्चे हैं, इसीलिए वह उनके बारे में सोचकर सब कुछ भूल जाना चाहता है। लेकिन फिनली तब उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो एरिक? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने हमारे साथ क्या अत्याचार किया था? क्या उन्होंने कभी हमारे फैमिली के बारे में सोचा था? क्या तुम्हें याद है उन्होंने ही हमसे कहा था अगर तुम सच में मर्द हो तो जाकर सुसाइड कर लो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जिस तरह से बेइज्जती और लांछन झेल चुके हैं उन यादों के साथ कोई भी मर्द जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन तब हमने जापानी सोल्जर्स से सिर्फ एक ही बात कही थी, एक सच्चा मर्द अपनी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी सह ले लेकिन कभी हार मानकर सुसाइड नहीं करता, वह अपने आप से लड़ता है और जिंदा रहता है और आखिर में अपना बदला लेता है। इसलिए अब एरिक के लिए बदला लेना ही सबसे ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। उसे इस बार किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहिए। इन सब बातें कहते हुए फिनली काफी इमोशनल हो जाता है, उसे जैसे वो अतीत की सारी घटनाएं अपनी आंखों के सामने दिख रही हों। सच तो यह है कि एरिक की तरह फिनली भी बहुत ट्रॉमेटाइज्ड था, उसकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं थी, वह भी अपने आप से लड़ते हुए जिंदा है। फिनली तब एरिक से रिक्वेस्ट करता है कि वह जरूर उनके साथ हुए अन्याय का बदला ले। इसके बाद वह एरिक से विदा लेता है, लेकिन आज फिनली की विदा लेने का तरीका एरिक को कुछ अलग सा महसूस हुआ। फिर फिनली एरिक की फैमिली यानी पत्नी पेत्री से कहता है कि पेत्री हमेशा एरिक के साथ रहे, उसे कभी भी एरिक को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एरिक ने अपने जीवन में बहुत दुख सहा है। इसके बाद फिनली पेत्री से भी विदा लेकर चला जाता है। इसके बाद फिनली अपने शहर से बहुत दूर एक पुल के पास पहुंचता है और वहीं जाकर वह खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, क्योंकि उन भयानक यादों के साथ जिंदा रहना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। वह असल में खुद को बहुत पहले ही खत्म करना चाहता था, लेकिन वह चाहता था कि मरने से पहले जिस व्यक्ति ने उन पर अन्याय किया था वह अपनी सजा देख ले। इसीलिए इतने सालों बाद जब उसे नागास्ती का पता चला तो वह एरिक को जाकर ये सब बता देता है, ताकि एरिक जरूर उसका बदला ले सके, क्योंकि एरिक एक बहुत ही बहादुर सोल्जर था और अगर वह चाहे तो बदला जरूर ले सकता था। फिनली को अच्छी तरह पता था कि एरिक जरूर अपना वादा निभाएगा, इसीलिए उसने आज एरिक से हमेशा के लिए विदा ली और खुद को खत्म कर उस दर्द से आजादी दे दी। जब फिनली की मौत की खबर एरिक के पास पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ, जैसे पूरी तरह टूट सा गया, लेकिन उसने अब कायम कर लिया कि वह फिनली की इच्छा जरूर पूरी करेगा, वह नागास्ती को उसकी काबिल सजा देगा। इसलिए उसने थाईलैंड जाने की सारी तैयारी कर ली, क्योंकि नागास्ती अब वहीं है। एरिक ने समय बर्बाद न करते हुए तुरंत थाईलैंड की तरफ रवाना हो गया। वह उसी ट्रेन में जा रहा था जो उसी रास्ते से गुजरती थी जिसे उन्हीं लोगों ने बनाया था, और इस चलते एरिक के अतीत के वह खतरनाक लम्हे फिर से उसकी यादों में ताजा हो उठे कि उस वक्त कितने सोल्जरों को कितनी क्रूर दर्द सहनी पड़ी थी। बहुत सा रास्ता तय करने के बाद एरिक थाईलैंड पहुंचता है। वह सीधे उसी प्रिजन कैंप में जाता है जहां उन्हें रखा गया था, लेकिन अब वह जगह पहले जैसी नहीं थी, बल्कि यह अब एक बड़े म्यूजियम में बदल चुकी थी। वहां यह दर्शाया गया था कि युद्ध के समय यहाँ कैदियों पर कैसे टॉर्चर किए गए थे। यहाँ तक कि रेल लाइन बनाने वाले वर्कर्स की मूर्तियां भी थीं, यानी जापानी सोल्जरों द्वारा किए गए सभी दर्दनाक टॉर्चर यहाँ बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किए गए थे। ये देखकर एरिक को थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया के लोग उन दर्दनाक टॉर्चर के बारे में जान पाएंगे। जब एरिक थोड़ा अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ कई टूरिस्ट आए हैं और यहाँ जो सभी टूरिस्ट घूमने आए हैं, नागास्ती उन्हें यहाँ की सारी हिस्ट्री की बातें बता रहा था। अब शाम हो गई थी और म्यूजियम बंद होने वाला था, लेकिन उसके पहले एरिक म्यूजियम के अंदर चला जाता है। फिर वह सीधे उस कमरे में जाता है जहाँ उसे हमेशा टॉर्चर किया जाता था और विभिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब अंदर का माहौल भी बदल गया था। इसके बाद एरिक सीधे नागास्ती के सामने जाता है। नागास्ती उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन थोड़ी देर एरिक की आंखों में देखने के बाद नागास्ती उसे अच्छी तरह से पहचान लेता है। एरिक को देखकर उसे याद आता है कि कई साल पहले उसने एरिक पर कितना टॉर्चर किया था, लेकिन इसके कारण अब नागास्ती बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। एरिक तब नागास्ती को ठीक वैसे ही उस चेयर पर बैठने के लिए कहता है जैसे उसने अतीत में कहा था, और नागास्ती यहाँ कोई आपत्ति नहीं जताता। एरिक जो कह रहा था वह वही सुन रहा था। एरिक फिर नागास्ती से पूछता है, तुम अब तक कैसे जिंदा हो? तुम्हारे साथी तो सब मर गए। नागास्ती तब एरिक को बताता है कि उसे छोड़कर उसके सभी साथी बैंकॉक की जेल में भेज दिए गए थे, और उसे जेल में न भेजने का कारण यह था कि वह एक ट्रांसलेटर था। वह ब्रिटिश और जापानी भाषाएं दोनों जानता था, इसलिए उस समय ब्रिटिश सोल्जर ने उसे अपनी टीम में ले लिया था और बाद में उसने उनकी कई मदद की। इसी कारण वह अब तक जिंदा है। इसके बाद नागास्ती एरिक को और कहता है कि वह अच्छी तरह जानता है कि उन्होंने बहुत निर्मम काम किए थे। हालांकि उस समय उन्हें यह समझ में नहीं आया था, लेकिन एक दिन जब वह अपनी टीम के साथ रेल लाइन का काम देखने आता है, तब वह वहां बहुत सारे मरे हुए लोगों के डेड बॉडी देखता है। इससे उसे उस दिन एहसास होता है कि उन्होंने वास्तव
वास्तव में कितना बड़ा अन्याय किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने किए गए अन्याय से कभी अपने मन को शांति नहीं मिली, इसलिए एक समय के बाद वह यहाँ एक टूरिस्ट गाइड के रूप में शामिल हो जाता है, ताकि वह यहाँ की सभी सच्ची घटनाएं सभी के सामने पेश कर सके, अपनी गलतियां स्वीकार कर सके और लोगों को यह समझा सके कि युद्ध कितना भयंकर है, ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी घटना न हो। लेकिन ये सब सुनकर एरिक भड़क उठता है। वह नागास्ती से कहता है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वे जानबूझकर ही किया, इसलिए सब कुछ उपरांत वे आज भी अपराधी ही हैं। यह कहते हुए एरिक गुस्से में वहां रखी एक लाठी तोड़ देता है, वही लाठी जिससे कैदियों पर टॉर्चर किया जाता था। फिर एरिक नागास्ती से कहता है कि वह वहां लगे एक हैंडल पर अपना हाथ रखें, जहां कभी कैदियों के हाथ रखकर उन पर लाठी चलाई जाती थी। नागास्ती चुपचाप उसकी बात मान लेता है और अपना हाथ वहीं रख देता है। एरिक के अंदर तो अब तक इच्छा थी कि वह नागास्ती के हाथ तोड़कर टुकड़ों में कर दे, और नागास्ती को भी इसका कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि एरिक उसकी हाथ को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि पास रखी मेज पर मारता है, क्योंकि उसे पता है कि भले ही नागास्ती अपराधी हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसकी अंतर्दृष्टि है। फिर एरिक नागास्ती को वहां से बाहर उन कैदखानों के पास ले जाता है जहां उसे दिन प्रतिदिन बंदी बनाकर रखा गया था। एरिक नागास्ती को भी उसी कैदखाने में बंद कर देता है और उससे पूछता है कि अब उसे कैसा लग रहा है, लेकिन नागास्ती इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद एरिक सीधे उस अंधकारमय कमरे में चला जाता है जिसे वह बार बार देखता है, क्योंकि इसी कमरे में उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया था और यहाँ उसकी गर्दन में पाइप डालकर दम घोंटने की कार्रवाई होती थी। यहाँ एरिक बार बार नागास्ती को टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार असफल हो जाता है। आखिरकार वह नागास्ती के पास वाले खांचे के पास जाकर बैठ जाता है। तब नागास्ती एरिक से कहता है, मुझे पता है तुम अभी क्या महसूस कर रहे हो, मुझ पर विश्वास करो, मैं अपने पापों के लिए सच में शर्मिंदा हूँ। असल में सच कहूँ तो उस वक्त हमारी भी पूरी गलती नहीं थी, क्योंकि हमारी सरकार हमें जैसे समझाती थी हम वैसा ही समझते थे। सरकार ने हमें बताया था कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की इज्जत और अस्तित्व की रक्षा के लिए, यही असली कल्याण है। इसी वजह से हम अंधे बनकर युद्ध करते रहे। लेकिन बाद में समझ में आया कि युद्ध कभी भी शांति नहीं लाता, बल्कि यह इंसान के दिल में एक ऐसी यातना छोड़ जाता है जिसे पूरी जिंदगी ढोना पड़ता है। असल में किसी भी युद्ध के समय ठीक ऐसा ही होता है। देश की सरकार विभिन्न तरीकों से लोग को ब्रेन वॉश करती है, उन्हें समझाती है कि अगर युद्ध जीत गए तो उनकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, वे एक बेहतर जिंदगी पाएंगे। लेकिन यह युद्ध कभी भी आम लोगों के लिए कल्याण नहीं लाता। यहाँ नागास्ती की बातें सुनकर एरिक समझ जाता है कि नागास्ती सच में अपनी गलती समझ चुका है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा, वह काफी बदल चुका है और सच में वह भी बहुत यातना झेल रहा है। वह शायद वही दर्द महसूस कर रहा है जो उसने इतने सालों तक महसूस किया। इसलिए एरिक नागास्ती को मुक्त कर देता है और वहां से चला आता है। फिर वह सीधा उस जगह पर चला जाता है, ठीक उसी जगह पर जहां वह और उसके दोस्त मिलकर रेल लाइन का काम किया करते थे। तो उस पूरे इलाके को एक बार देखकर एरिक अपने घर वापस लौट आता है। कुछ दिनों बाद नागास्ती एरिक को एक चिट्ठी भेजता है जिसमें लिखा था, मैंने सच में अपनी गलती समझ ली है। जिस दिन तुम मेरे पास आए थे मैं तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला, इसलिए आज मैं तुम्हें ये चिट्ठी भेज रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? अगर तुम मुझे सच में दिल से माफ कर दो तो शायद मेरे मन से पाप का बोझ कुछ हल्का हो जाएगा और मैं अपनी बाकी की जिंदगी में थोड़ी शांति पा सकूंगा। नागास्ती की यह चिट्ठी पढ़कर एरिक बहुत इमोशनल हो जाता है। वह नागास्ती की मानसिक स्थिति को समझ सकता है। एरिक तब अपनी पत्नी पेट्रिक के साथ नागास्ती से मिलने जाता है और उसे दिल से माफ कर देता है। वह उसे बताता है कि नागास्ती ने गलत किया, यह सच है, लेकिन उसने अपनी गलती समझ ली है और अपने पाप का बोझ हल्का करने की कोशिश की है। यह एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही वह बहुत साहसी इंसान है, क्योंकि इतनी भयंकर घटना के बाद भी सच्चाई के साथ पूरी दुनिया के सामने यह बताने का साहस हर किसी में नहीं होता। ये सब सुनकर नागास्ती बहुत इमोशनल हो जाता है। एरिक तब उसे अपने पास खींच लेता है और उस दिन के बाद से वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। उस दिन के बाद उनका दोनों का दिल बहुत हल्का हो जाता है। उनकी यह दोस्ती पूरी जिंदगी बनी रहती है। फिर अगस्त 2011 में नागास्ती मर जाता है और एरिक 2012 में मर जाता है। यहीं पर यह सुंदर कहानी समाप्त हो जाती है।